उमेश उपाध्याय जी के, वो हमारे बीच नहीं रहे। वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी, उसमें गांधी को लेकर के किस तरह से एक भ्रांति वेस्टर्न मीडिया में रहा, और जिस समय मोदी के कार्यकाल में भी जब पैरासिटामोल भारत भेज रहा था दूसरे देशों किस तरह से मदद कर रहा था, उसमें भी कई तरह के नैरेटिव्स गढ़े गए। और भारत जब 2047 तक विकसित भारत होने का जज्बा पाले हुए और प्रयास कर रहा है, इस चुनौती से हम कैसे, वेस्टर्न मीडिया का जो नैरेटिव है उससे हम कैसे एक संपादक के रूप में आप इसे कैसे देखते हैं चुनौती? ये मेरा बहुत ही सार्थक समीचीन सवाल है भाई कृपा जी। आपके जो भी सवाल आए मैंने भाई कृपा जी को सौंप दिया कि उनमें से 5 बिना देखे हुए जो भी वो पूछ लें, समय के तहत में उसका अपने विवेक अपनी समझ के अनुसार अपनी बात रखूंगा। पहले तो उमेश जी की किताब के प्रति मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जितने युवा या भारत को जो समझना चाहते हैं वो उसको पढ़ें, तो उससे समझने में मदद मिलेगी कि भारत को कैसे कमजोर करने वाली ताकतें हमेशा दुनिया में लगी रही और 14 के बाद वो और सक्रिय हो गई। उस किताब से समझने में मदद मिलेगी। उमेश जी बड़े जाने माने, बहुत समझदार और बहुत ही तेज तरार और दूर तक समझ रखने वाले पत्रकारों में थे। असमय वो हम सबके बीच से गए, हम सबके लिए निजी खेल का विषय रहा। आपने देखा होगा कि उसमें गांधी जी से लेकर जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, इन सबका किस रूप में वेस्टर्न मीडिया ने निगेटिव प्रचार, झूठा प्रचार, गलत प्रचार उनके बारे में किया, ये सारे दस्तावेज उसमें हैं। और हमें याद है, इसी पुस्तक में है, शायद 66, 67, 68 का कुछ समय रहा होगा, भारत में खाद्यान्न संकट था। इंदिरा जी प्रधानमंत्री के तौर पे गई हैं वहाँ, तो वहीं अमेरिका का बड़ा मशहूर अखबार, मैं नाम नहीं लेना चाहता पर उसमें उल्लेख है, उसमें लिखा हुआ भी है, इंडिया कम्स बेगिंग, भारत भीख मांगते हुए बेगिंग की। ये हमारे प्रति दृष्टि थी। 14 के बाद क्या फर्क आया? 14 के बाद भारत ने सबसे, जैसे एक उदाहरण से आपको बताऊं, जब कोरोना आया तो किसी को उम्मीद नहीं थी दुनिया में कि भारत अपना टीका सवाल जवाब अलग है ना। और वेस्टर्न मीडिया ने कैसे प्रचार चलाया कि भारत में सबसे अधिक तबाही होगी, भारत खत्म हो जाएगा, भारत आर्थिक रूप से विफल हो जाएगा, भारत में ये होगा, वो सब चीजें उस किताब में भी। लेकिन भारत ने क्या किया, इसके पहले याद करिए, और ये सब चीजें याद रखने और समझने योग्य है ताकि आप सही शासकों को समर्थन दे करके मजबूत कर सकें। इसके पहले कभी याद किया आपने? चेचक फैला, कालाजार आया, बच्चों के टीका का आया, तो दुनिया में टीका बड़ी दवा कंपनियों ने लॉन्च की, उसके लगभग 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष बाद ये टीका सब भारत में आए। कृपा जी, हमने टीका अपना नहीं खोजा। तो जब कोरोना में फाइट, दुनिया को चलाने वाली 2 बड़ी ताकतें पूंजी वाली हैं, उनमें एक हथियार लॉबी है, आर्म्स लॉबी जिसे कहते हैं, और दूसरी फार्मा लॉबी यानी दवा कंपनी। $बिलियन आप देखते हैं ना, डॉक्टरों को बाहर कैसे घुमाने ले जाते हैं, विदेशों को घुमाते हैं, कैसे कैसे क्या, ये सारा प्रसंग आप जानते हैं। तो जो कंपनी जिसने दवा का इजाद किया, पहले कहा कि हम इजाद कर रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग आप जानते हैं, वो सब उस पर है, $बिलियन की कंपनी, उसने लगभग 160 या 70 देशों की सॉवरेनिटी को गारंटी कहा कि भाई आप अपने स्वायत्तता हमको बंधक रखिए तब दवा देंगे और भारी कीमत पर देंगे। भारत ने भी चुपचाप अपना नेगोशिएशन जारी रखा।
लेकिन उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री लगातार शोध करके कैसे काम हो सके, हम टीका खोज सके, उसमें चुपचाप लगे रहे बिना दुनिया को बताए। और ये जानना हो तो कैसे कोविड में भारत ने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया, 4-5 किताबें हैं, मैंने उस पर भी इसमें लिखा है। एक तरुण पिथौड़े IAS हैं, उनकी किताब है। एक मिस्टर शर्मा जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, किस तरह से रातों रात आपके यहाँ ऑक्सीजन को जो जिस पर रखते हैं बीमार पड़ने पर वेंटिलेटर, वो नहीं बनता था, आपके यहाँ मास्क नहीं होते, छोटी छोटी चीजें नहीं होती थी, कैसे रातों रात भारत सरकार ने व्यवस्था की और हमारे लोग कंपनियों से मिलकर और रातों रात लोग काम करने लगे। कि भारत का सामर्थ्य जानना है, इसलिए मैंने कहा कि कर्म करना और आगे बढ़ना सबसे कठिन है। उस कठिनाई में जिनके सौजन्य से हम लोग बचे रह गए, कभी उनके बारे में पढ़िए, ये भी किताबों में मिलेगा। तो भारत ने टीका का इजाद कर लिया तो दुनिया हम लोग रहेगी। और वो कंपनी जो आपसे कल्पना नहीं कर सकते कितनी पूंजी मांग रही थी इन दवाओं की, वो सबसे अधिक परेशान।